दरअसल इतने दिनों तक मैं और नंदू पति पत्नी बनने का नाटक करे थे ना। तो गाइस आज हम घुसने वाले हैं स्पाइडर नोवार की अंधेरी बारिश से भीगी हुई और स्टाइलिश एज फक दुनिया में। सोनी और अमेजोन ने 8वां एपिसोड एक साथ ड्रॉप कर दिए। ये कोई आपका टिपिकल स्पाइडरमैन शो नहीं है, काफी डार्क है, काफी ग्रिटी है। ये एक सिनेमैटिक एक्सपेरिमेंट है जो गलती से सुपर हीरो कंटेंट बन गया है। और मैं तो रेकमेंड करूंगा सबसे पहले ब्लैक एंड व्हाइट में देखो भाई, कुड एलिवेट योर एक्सपीरियंस अलॉट। मैंने ऐसे ही देखा और कलर वर्जन एग्जिस्ट करता है, मतलब असली मजा, असली वाइब और असली पर्सनालिटी है ना उसका ऑथेंटिक ब्लैक एंड व्हाइट प्रिंट में लॉक्ड है। फटाफट बैठ जाइए क्योंकि बड़ा वीडियो होने वाला है। पूरा ब्रेक डाउन करेंगे, बात करेंगे इसकी सिनेमाटोग्राफी की, सोनी के थोड़े राइट्स के जुगाड़ की, और सबसे इंपॉर्टेंट निकोलस केज का ये स्पाइडरमैन वेरिएंट कैसे इतना अलग और यूनिक बन सकता है। सो लेट्स डू दिस वन मोर टाइम। एपिसोड 1 की पहली लाइन से ही शो अपना मूड सेट कर देता है, स्पाइडरवर्स को एड्रेस कर देते हैं। दिस स्पाइडरमैन वेरिएंट नोज अबाउट द स्पाइडरवर्स। ये स्पाइडरमैन को आपको थोड़ा सा एक नोआर लेंस से देखना पड़ेगा। विजुअल्स की बात करें तो भाई क्या विजुअल्स है, क्या बढ़िया कैमरा वर्क है। अगर आपको अर्ली 90s के ब्लैक एंड व्हाइट शोज पसंद है तो आपको ये बहुत ही अच्छा लगेगा शो। लंबी लंबी शैडोज और एक ग्रेनी टेक्सचर जो लगाता है VHS का, वो थोड़ा बहुत है इसमें भी। पूरे शो को देखते वक्त आपको पूरा क्लासिक नोआर सिनेमा की याद आएगी। स्टोरी भी काफी इंटरेस्टिंग ट्विस्ट एंड टर्न्स लेती है। यहाँ पे कैनन इवेंट अंकल बेन की डेथ नहीं है, उसकी वाइफ रूबी की डेथ है। और सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि विद ग्रेट पावर कम्स ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी वाली आइकॉनिक लाइन भी रूबी ही बोलती है। बेन के हिसाब से सबसे बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी रूबी थी, दुनिया को बचाना नहीं, तो वो अपने आप को फेलियर मानता है कि जब डेथ हो जाती है तो वो अपना स्पाइडर का काम भी छोड़ देता है। शो 5 साल बाद पिकअप करता है और सेटअप एकदम परफेक्ट नोआर मटेरियल लगता है। रेन, क्राइम, ब्रोकन हीरो और मॉरल एम्बिग्युइटी सब कुछ प्रेजेंट है इसमें। वैसे एक चीज नोटिस की, पूरे शो में कोई भी स्पाइडरमैन नहीं बोलता है, सब उसे द स्पाइडर नाम से बुलाते हैं। शो देख के लगता है कि सोनी के जो लॉयर्स है वो सेट के आसपास ही घूम रहे होंगे। ये लिमिटेशन शो के फ्लेवर में काम करता है। अपने को तो मालूम ही है कौन किसका क्या नाम था, तो बस थोड़े बहुत नाम चेंज कर दिया। स्ट्रीट लेवल फील होता है शो एंड आइसोलेटेड। बात करते हैं भाई परफॉर्मेंसेस की। निकोलस केज भाई ने तो एक नंबर एक्टिंग की है। अगर आप सिर्फ निकोलस केज के फैन हो तो भी आप शो देख सकते हो। उनका वो स्पाइडर नोआर का जो वॉइस मॉड्यूलेशन था वो भी मुझे अच्छा लगा। वो ऐसा थोड़ा ग्रंजी, थका हुआ, सिगरेट पीने वाला और ऐसा रिग्रेट में चलने वाला डिटेक्टिव का टोन आता है। केज भाई एकदम रोल को एकदम बढ़िया से कैप्चर करते हैं। कास्ट में काफी रिकॉग्नाइजेबल फेसेस हैं और ऑलमोस्ट सब डिलीवर करते हैं। जैनेट रूई एज बेनेट की असिस्टेंट, सबसे फेवरेट तो मेरी भाई जैनेट रूई थी भाई, बेन की असिस्टेंट, बहुत बढ़िया कैरेक्टर। और कैमरॉन ब्रिटन को देखकर तो माइंडहंटर फैंस तो मतलब ऐसा अंदर तक खुश हो गए होंगे ना। इवन साइड कैरेक्टर्स और बैकग्राउंड कपल्स तक याद रह जाते हैं, जो अच्छी राइटिंग की निशानी है। डायलॉग राइटिंग भी स्ट्रॉन्ग है। वो टिपिकल सा वो पीरियड डायलॉग नहीं लगता है, मॉडर्न राइटर्स पुराने जमाने का नाटक कर रहे हो वैसा नहीं लगता है। कॉन्वर्सेशंस नेचुरली फ्लो करते हैं और एक्चुअली 70s और 80s के लोकलाइज स्लैंग जैसे फील देते हैं। हर कैरेक्टर की अपनी आवाज है और हर लाइन स्टोरी को आगे बढ़ाती है। शो में कोई भी कैरेक्टर वैसा वेस्ट नहीं लगता है। नोबडी इज अ नोबडी हियर। हाँ, सब कुछ परफेक्ट नहीं है, शो में अपनी अपनी कमियां हैं। इट्स अ स्ट्रॉन्ग गो फॉर इट फॉर मी। VFX डिपार्टमेंट थोड़े बहुत नोटिसेबल इश्यूज थे। मुझे स्विंग मोशंस थोड़े बहुत ठीक ठाक लगे, नॉट द परफेक्ट वन, पर मुझे मजा आया। एज अ स्पाइडरमैन फैन ये सब चीजें मेरे को फर्क ही नहीं पड़ता। जिधर स्पाइडरमैन देखा वो मैं देखना चालू करता है। स्पाइडर सेंस इफेक्ट जो है वो काफी यूनिक है इसमें वो स्पाइडर सेंस नहीं, इसमें थोड़ा सा माइग्रेन आता है उसके गले के पीछे। थोड़े बहुत फायर के VFX शॉट्स है वो ब्लैक एंड व्हाइट की ग्रेडिंग में प्रॉपर्ली ब्लेंड नहीं होते हैं। वो मुझे थोड़ा बहुत ऐसा लग रहा था कि हाँ ये यहाँ पे मॉडर्नाइजेशन थोड़ा दिख रहा है, इसमें ये विंटेज फील नहीं आ रहा है। ये सब बस थोड़ा नेट पिकिंग है मेरा। वेब स्विंगिंग डिसेंट है पर बहुत कम शॉट्स हैं स्विंगिंग के। लेकिन स्पाइडरमैन वाले फिल्म में जो फ्लूइड और काइनेटिक मूवमेंट्स होते हैं ना, वो स्टैंडर्ड का एक्सपेक्ट मत करना। ये वर्जन थोड़ा मैकेनिकल फील होता है, थोड़ा बहुत फील भी हो जाता है कि ये निकोलस केज नहीं है, बॉडी डबल है। स्पाइडरमैन स्विंगिंग थोड़ा बहुत CGI भी फील होने लगता है स्क्रीन पे। ऐसा एक शॉट है इसमें बेन ब्रिज के नीचे ना लटका हुआ है, थोड़ा बहुत स्पाइडरमैन नुआंसेस भी इन्होंने डाले हैं, ऐसा थोड़ा ईस्टर एग टाइप्स। सूट डिजाइन भी पर्सनली मुझे बहुत पसंद आया, वो जमाने के हिसाब से बिलीवेबल और प्रैक्टिकल लगता है। एपिसोड 3 तक आते आते शो अपना रिदम पकड़ लेता है। जब बेन राइली फुल इन्वेस्टिगेशन मोड में आता है तब शो जेन्युइनली शाइन करता है। बंदा कभी भी एक्सेंट बदल रहा है भाई, मतलब ऐसा सॉल गुडमैन टाइप्स भी वाइब्स आए मेरे को। आई लव हाउ निकोलस केज इज जस्ट फ्लेक्सिंग हिज एक्टिंग इन दिस। एज ए डिटेक्टिव वो बढ़िया से एकदम सबको चकमा देता है, अपना एक्सेंट वैक्सेंट बदल देता है, वो थोड़ा अपना चार्म यूज करता है, वो देखने में बहुत मजा आया। एडिटिंग टीम को भी यहाँ पे शाउट आउट देना पड़ेगा, बहुत ही इंटरेस्टिंग ट्रांजिशंस है इसमें। सैंडमैन वर्सेस टूम्बस्टोन वाला वो फोटोशूट मॉन्टाज था, वो दोनों विजुअली बहुत अच्छा लगा मुझे।
बैकग्राउंड स्कोर कॉन्स्टेंटली इमर्जन मेंटेन करके रखता है, वो आपको विंटेज का फील दे के रखता है, वो पकड़ के रखता है कि हाँ आप 90s में हो, कभी भी ऐसा इमर्जन नहीं टूटेगा। फंस भी बहुत सही है। स्पाइडरमैन फैन होगा ना, आप समझ जाओगे। एपिसोड 4 में ना रॉबी रॉबर्टसन जो है ना, वो ऐसा जैकेट लेने जाता है, पर वो ऐसा फिर मजाक में बोलता है कि हु एम आई, दैट वुड बी यू। सिनेमैटिकली भी शो काफी स्ट्रॉन्ग है भाई, बहुत ही माइंडफुली सारे शॉट्स लिए हुए हैं, ऐसे 90s का सिनेमा का फील देंगे आपको सारे शॉट्स। ऐसे डुअल फोकस वाला शॉट है, वो भी मुझे काफी सही लगा। हिस्टोरिकल एक्यूरेसी में भी काफी ध्यान दिया इन्होंने, बहुत ही सटल चीजें मैंने ऑब्जर्व की। ओल्डर मेल एक्टर्स के नेचुरल रिसीडिंग हेयरलाइंस मेंटेन किए गए हैं, दिस 1920s भाई, वो टाइम पे वैसा ही रहता था। अलावा उन्होंने ये सब चीजों पे भी ध्यान दिया है। स्पाइडर वर्सेस इलेक्ट्रो फाइट में गटर के ढक्कन को फेंकने का स्पाइडरमैन वाला जो रिवाज है वो बरकरार रखा गया है। मल्टीवर्स है ये सब है, पर कुछ चीजें नहीं बदलती। एपिसोड 5 फाइनली म्यूटेंट लॉर और स्पाइडरमैन ओरिजिन पर फोकस करता है, और यहाँ पर एक बार फिर से प्रूव हो जाता है कि क्रॉनिक बैक पेन हर स्पाइडरमैन यूनिवर्स का परमानेंट कैनन इवेंट है। बेन का फ्लैशबैक दिखाया गया है, म्यूटेशन और फिजिकल कंडीशन काफी अच्छे से एक्सप्लोर किया गया है। एक्शन कोरियोग्राफी मैं बोलूंगा इतनी परफेक्ट नहीं थी, पर एंटरटेनिंग थी, इतनी ज्यादा भी अच्छी नहीं थी, मिड थी, मजा आया। एंड में जाके कुछ फाइट्स है ना इंप्रूव भी होते हैं। एपिसोड 6, 7, 8 में भी अच्छे फाइट्स हैं। एपिसोड 8 पूरी तरह से पे ऑफ मोड में चला जाता है, एक्शन है, ड्रामा है, और एक छोटा मोटा शोडाउन जो कल्बिनेट होता है मेगा वॉट वर्सेस सैंडमैन फाइट में। स्पाइडरमैन की ग्लोइंग आईज मुझे बहुत अच्छी लगी, यूजिंग हिज आईज एज अ टॉर्च, और ब्लैक एंड व्हाइट प्रेजेंटेशन उससे और भी ज्यादा स्ट्राइकिंग बना देती है। कुछ वीएफएक्स इश्यूज हैं, लेकिन स्टोरी टेलिंग, सिनेमाटोग्राफी और एटमॉस्फेयर इतना स्ट्रॉन्ग है कि फ्लॉज इजीली ओवरलुक हो जाते हैं। ये शो काफी फ्रेश फील होता है, यूनिक फील होता है, और सबसे जरूरी पॉइंट ये आपका यूजुअल स्पाइडरमैन नहीं है। द ओरिजिन 1917 to 1928। तो दोस्तों स्पाइडरमैन की कहानी हम सब जानते हैं, एक नर्डी बच्चा, एक रेडियो एक्टिव स्पाइडर, ग्रेट पावर कम्स ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी, सब रटा हुआ है भाई। पर ये वाली स्टोरी बिल्कुल अलग है। ये स्कूल लैबोरेटरी से स्टार्ट नहीं होती है, ये स्टार्ट होती है वर्ल्ड वॉर 1 के बैटल फील्ड से। 1917 में यूरोप के ट्रेंचेस में गोलियां चल रही थी, लोग मर रहे थे, और एक अमेरिकन आर्मी सर्जन बेन राइली जर्मन फोर्सेस के हाथ पकड़ा जाता है, और यहाँ पे एक साइंटिस्ट डॉक्टर फेबर प्रिजनर्स पे ह्यूमन एक्सपेरिमेंट्स कर रहे होते हैं, और यहीं पर बेन को काट लेता है एक नॉर्मल स्पाइडर नहीं, बल्कि एक जेनेटिकली मॉडिफाइड मॉन्स्टर, एक मैन स्पाइडर। उसी बाइट के बाद रेस्ट ऑफ द स्टोरी यू नो। वॉर खत्म होता है और बेन न्यूयॉर्क लौट आता है, लेकिन फ्रेंडली नेबरहुड स्पाइडरमैन बनने के लिए नहीं। 1920s का न्यूयॉर्क करप्शन, गैंगस्टर और क्राइम से भरा हुआ था। बेन बन जाता है एक ब्रूटल विजिलेंटी, जिसको लोग जानते थे द स्पाइडर के नाम से। लेकिन हर सुपर हीरो की लाइफ में एक ट्रेजेडी जरूर होती है। बेन की फियांसे रूबी विलियम्स, गिल्ट और दर्द में डूबा हुआ बेन मास्क उतार देता है, स्पाइडर बनना छोड़ देता है, और एक छोटी सी प्राइवेट डिटेक्टिव एजेंसी खोलता है, बी राइली इन्वेस्टिगेशंस। पर इतने सारे सुपर हीरो स्टोरीज देखने के बाद पता चलता है कि इस रिटायरमेंट कभी भी परमानेंट नहीं होती है भाई। जम करते हैं 1933 में, ग्रेट डिप्रेशन चल रहा है, पैसा नहीं है, काम नहीं है, और बेन राइली है ब्रोक। इसके पास सिर्फ एक दोस्त और एक फेलो डिटेक्टिव डॉनेगल है। दोनों को एक मिस्टीरियस क्लाइंट हायर करता है, एक सिंपल से काम के लिए एक जैज सिंगर पर नजर रखो। नाम है फेलिशिया हार्डी उर्फ कैट। इन्वेस्टिगेशन करते करते इन लोग पहुंचते हैं जिमी एडिशन तक, पर अचानक ही जिमी के हाथ से आग निकलने लगती है। डॉनेगल की इतनी फट लेती है कि वो सीधा गोली मार देता है। बेन को वहां पे समझ में आ जाता है कि ये नॉर्मल क्राइम केस नहीं है। जब बेन कैट हार्डी तक पहुंचता है, वहां पे उसको एक और शॉकिंग न्यूज मिलता है कि डॉनेगल ऑलरेडी मर चुका है, और उसे मरवाया गया है न्यूयॉर्क के बिगेस्ट मॉब बॉस सिल्वर मेन ने। और बेन को खत्म करने के लिए भेजा जाता है फ्लिंट मार्को को उर्फ सैंडमैन। ये वाला सैंडमैन भी ट्रेजिक है, फिर उसी की पावर उसको मार रही है। इन्वेस्टिगेशन को और भी डीप में लाया जाता है। बेन, जर्नलिस्ट रॉबी और सेक्रेटरी जैनेट रूई मिलके रिकॉर्ड्स खंगालते हैं, और यहाँ आता है कहानी में सबसे बड़ा ट्विस्ट। जिमी एडिसन, सैंडमैन और टूम्बस्टोन तीनों एक ही जगह से आए हैं, वही जर्मन प्रिजन कैंप जहां बेन को पावर्स मिली थी। वहां से पता चलता है कि कोई रैंडम म्यूटेशंस नहीं थे, सारे डॉक्टर फेबर्स के एक्सपेरिमेंट के विक्टिम्स थे, और उनकी पावर्स ब्लेसिंग नहीं, एक स्लो डेथ सेंटेंस थी। पर जैसे शो में बोला जाता है कि बेन का पावर स्टेबल है, पर मुझे थोड़ा बहुत अनस्टेबल ही लगा। मेयर एल्फ्रेड मॉरिस और सिल्वर मेन इन सब ब्रोकन वेटरन्स को वेपन की तरह यूज कर रहे हैं। एक सुपर पावर्ड माफिया आर्मी जो पूरे न्यूयॉर्क के अंडरवर्ल्ड को कंट्रोल कर रही है इन 1920s। इमेजिन भाई। अब तक कैट हार्डी एक मिस्टीरियस फेम फेटल लगती है,
एपिसोड 5 में पता चलता है कि मैडम ही पूरा चेस बोर्ड चला रही है। बेन और कैट के बीच में थोड़ा रोमांस डेवलप होता है, लेकिन डिटेक्टिव बेन को सच मिल जाता है। कैट एक्चुअली सिल्वरमेन को मारना चाहती है क्योंकि सालों पहले उसने उसके फियांसे का मर्डर किया था। और पूरा गैंग वॉर, पूरा सुपर हीरो कॉन्फ्लिक्ट सब कैट ने डिजाइन किया था, एक रिवेंज प्लान। लेकिन जब फ्लिंट मार्को को पता चलता है कि कैट उसे भी यूज कर रही थी, उसका दिल टूट जाता है और वापस से वो अपना सिल्वरमैन का हेंचमैन बन जाता है। और फिर आती है स्टोरी की सबसे डेंजरस चीज, द क्योर। साइंटिस्ट बेन राइली पे एक्सपेरिमेंट करना शुरू कर देते हैं। हल्का सा बॉडी हॉरर भी है इसमें, पर फाइनली जब क्योर मिलता है, प्रॉब्लम है कि क्योर बहुत ही ज्यादा लिमिटेड होता है, 4-5 इंजेक्शन ही होते हैं। उसी के बीच बेन की कंडीशन भी बहुत ज्यादा खराब हो जाती है। फिनाले में सब कुछ एक ही रात में एक्सप्लोड हो जाता है। मेगावॉट, सैंडमैन, सिल्वरमैन, कैट हार्डी सब एक दूसरे के सामने खड़े हैं और बेचारा बेन बीच में फंस गया है। एक पॉइंट पर रॉबी रॉबर्टसन स्पाइडरमैन का कॉस्ट्यूम पहन लेता है ताकि बेन को टाइम मिल सके, लेकिन प्लान फेल हो जाता है। बेन को अपनी आइडेंटिटी रिवील करनी पड़ती है। इसी कियोस्क के बीच में कैट हार्डी फाइनली सिल्वरमैन को फेस करती है एक मिरर रूम में, वो भी थोड़ा बहुत नोवार स्टाइल में ही था। सिल्वरमैन को खत्म कर देती है। मेगावॉट कैरेक्टर में मुझे बहुत फन लगा, कुछ भी अजीबोगरीब चीजें बोलना शुरू कर देता है बीच में। एक्शन सीक्वेंस भी मतलब 1920s के हिसाब से ग्राउंडेड रखे हुए हैं, फाइट्स बहुत ही ग्राउंडेड रखे हुए हैं। जब सैंडमैन उसे रोकने की कोशिश करता है तो उसका हाथ लिटरली ग्लास में कन्वर्ट हो जाता है। और फिर आता है बेन राइली का फाइनल स्टैंड, बाय मास फटा हुआ है। टोबी मैगवायर के स्पाइडरमैन को भी थोड़ा होमाज दिया हुआ है। पावर्स ऑलमोस्ट खत्म हुए हैं, बॉडी टूट चुकी है, लेकिन फिर भी वो खड़ा होता है। स्पाइडर पावर की वजह से नहीं, विल पावर की वजह से। बेन अपनी लास्ट वेब्स यूज करता है, मेगावॉट की इलेक्ट्रिसिटी को ऑब्जॉर्ब करता है और सीधा फेंक देता है आती हुई ट्रेन के सामने। ओ भाई साहब, मैंने ये एक्सपेक्ट नहीं किया था कोई स्पाइडरमैन से, बट इफ यू नो द कैरेक्टर इट वर्क्स। अब लास्ट में सारे एंटीडोट टूट जाते हैं तो बचता है सिर्फ एक ही एंटीडोट। पर जब बेन के पास अपॉर्चुनिटी आती है नॉर्मल लाइफ जीने की, ही रिफ्यूजेस। फिर वो बेन वो खुद एंटीडोट नहीं लेता है, वो फ्लिंट मार्को को दे देता है, उसकी जान बचाता है। और एंडिंग में फ्लिंट और कैट दोनों न्यूयॉर्क छोड़ देते हैं। तुम लोग का क्या कहना है? ब्लैक एंड व्हाइट पहले देखोगे कि कलर देखोगे? कमेंट्स में बताओ। फिर वॉच द शो, कैसा लगा आपको शो? आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग टिल द एंड। लाइक एंड सब्सक्राइब। बाय बाय।